हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज जो है हम वो सीटेट 2022-23 के लिए हम तैयारी करेंगे। अपने सीटेट की मैं आज फर्स्ट क्लास लूँगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी आपके गोल, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आपके होते हैं लक्ष्य। ये जो आपके होते हैं ना, ये बहुत ही सालों में बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। एम क्या है आपका, तो आप एम जो लेंगे फिर आप अपने एम लेंगे। ये भी आपका जैसे एग्जांपल होगा, जैसे हम किसी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम सब्जेक्ट के टॉपिक सीख रहे हैं तो आपका एम जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। कांट बी टेस्टेड ईजिली, जल्दी से उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। और इसको हम जल्दी से टेस्ट कर सकते हैं जैसे टीचर्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टीचर्स और लर्नर के बीच में होते हैं। टीचर्स एंड लर्नर के उसमें हो जाएंगे ये आपके। और ये आपके लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। आपके उद्देश्य जो होते हैं ये बड़े होते हैं। ये आपके बड़े होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये आपके छोटे एंड स्मॉल पीरियड्स में आप उसको कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव्स लर्नर और टीचर के, जैसे टीचर्स ने आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया तो आपका हाथों हाथ तो उसी टॉपिक के ऊपर आपसे बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछ लिए कि उनको समझ में आया कि नहीं हुआ। वो छोटे छोटे उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन एम जो होता है वो आपका बड़ा होता है। ये प्रैक्टिकल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स आपके, और एम आपके जो होते हैं वो थ्योरेटिकल चलते हैं। तथा इन सबको प्राप्त करने के लिए जो टीचर्स होता है ना, वो मैं जो करूँगी आज आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड आपका जीन पियाजे करूंगी। पर उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जीन पियाजे तक पहुंचते कैसे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, जीन पियाजे है क्या। तो ये टॉपिक जो है ना वो आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा। आप 5 मिनट का ये समझिए, उसके बाद हम जीन पियाजे स्टार्ट कर देंगे अपना। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो मैंने आपको बता दिए। एम्स बड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके छोटे होते हैं। ये ज़्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। तो टीचर इन टीचर जो होता है ना, इनको अचीव करने के लिए करता क्या क्या है, अपने आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीचर जो होता है वो क्या करता है, वो कॉग्निटिव डोमेन से या तो अचीव करेगा, या अफेक्टिव डोमेन से अचीव करेगा, या फिर आपके साइकोमोटर से अचीव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ आपको। तो आपका कॉग्निटिव डोमेन मतलब आपका हिंदी में हो जाएगा संज्ञात्मक। अफेक्टिव डोमेन है ये आपका, मतलब भावात्मक। टीचर जो है वो 3 तरीके से आपका करता है। साइकोमोटर जो है आपका, अब आप देख लीजिए कॉग्निटिव जो होता है ना वो होता है नो, मतलब किसी भी चीज़ को जानना। और जो अफेक्टिव डोमेन में होता है उसमें फील किया जाता है, फील करके सीखा जाता है। और साइकोमोटर में आप साइको से समझ सकते हैं, जिसमें हाथ पर हिल रहे हो, डू, किसी काम को करके सीखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टीचर्स आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आपके टीचर्स जो होते हैं वो अचीव करने के लिए कॉग्निटिव डोमेन का यूज़ करते हैं, अफेक्टिव डोमेन का यूज़ करते हैं, या साइकोमोटर डोमेन का यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव मीन्स होता है संज्ञात्मक, हिंदी में जिसे कहते हैं नो, मतलब जानना, किसी भी प्रकार को कैसे जानते हैं। अफेक्टिव में उस चीज़ को फील किया जाता है, और साइकोमोटर में उस चीज़ को करके देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आपका कॉग्निटिव डोमेन। तो आपका नेक्स्ट में आपका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन मैंने आपको अभी बताया है, ये वैसे तो ब्लूम के हिसाब से फॉलो किया जाता है, पर ये कॉग्निटिव डोमेन जो है वो 2 जनों ने दिया था हमें, जीन पियाजे ने और ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस है, जो ब्लूम ने दिया था। फॉलो आपका ब्लूम के हिसाब से होगा। और इसमें जो अफेक्टिव डोमेन होता है ये क्रॉथवेल और मारिया के हिसाब से फॉलो होता है। और साइकोमोटर जो होता है आपका स्पियरसन एंड हैरो के हिसाब से, वो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी डिटेल में। आज हम कॉग्निटिव डोमेन ख़त्म करेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे सबसे पहले हम लेते हैं। जीन पियाजे थे कौन, कैसा सिस्टम था इनका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जीन पियाजे जो थे, इन्होंने जीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया है, तथा इंटेलेक्चुअल के ऊपर दिमाग, मतलब जिसमें दिमाग चलेगा वो आपका जीन पियाजे ने दिया है। दिमाग के ऊपर आपका इनकी इंटेलेक्चुअल थ्योरी थी। ये थे कौन आपके, ये स्विस
ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे आपके। इन्हें एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। बिल्डर भी कहा जाता है इनको। एक्टिव बिल्डर या एक्टिव कंस्ट्रक्टर के नाम से भी ये फेमस है। नन्हे वैज्ञानिक के नाम से भी ये फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए नन्हे वैज्ञानिक कौन थे तो भी आप बताएंगे जीन पियाजे। ये हर चीज को एक्सप्लोर करके देखते थे, इनको एक्सप्लोर करना पसंद था। और इनको हम रचनावादी, अगर रचनावादी पूछा जाए तो आपका ये रचनावादी में आते हैं, कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है जी। तो सबसे पहले इनका कॉग्निटिव प्रोसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने दिया है ना, इन्होंने दो चीजें दी हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया स्लाइड में दो दिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस दिया है, कॉग्निटिव स्टेज दिया है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो कॉग्निटिव प्रोसेस करेंगे। इन्होंने क्या कॉग्निटिव प्रोसेस दिया है? इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस दिया है स्कीमा, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। देन तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी स्कीमा क्या होता है। तो आपको सबसे पहले स्कीमा का पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्कीमा। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगी स्कीमा क्या होता है। पहले हम सीखेंगे अपना स्कीमा क्या होता है। आपका स्कीमा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्कीमा। स्कीमा को ना जो होता है ना, वो मानसिक संरचनाएं भी कहते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर। तो पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है, मैं चलो लिख देती हूँ ये आपको। आप सभी कॉपी पेन लेके बैठिए, ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो होता है ना, वो आपकी मानसिक संरचनाएं होती हैं, जिसे हम मेंटल स्ट्रक्चर या फिर मेंटल पॉकेट भी कहते हैं। मेंटल पॉकेट कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत हमें यह बताता है कि बच्चा एक मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है। जो पियाजे का सिद्धांत है ना, वो हमें यही बताता है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, कि वो अपने मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है, जो 15 से 14 साल तक, 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तथा इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। 4 एलिमेंट्स इसमें होते हैं आपके, जिसे हम MES ई के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर पहला आएगा आपका मैच्योरेशन, परिपक्व। दूसरा आपका आएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस, जिसके अंदर मतलब बच्चा एक्टिविटी करता है। तीसरा आपका आएगा सोशल इंटरेक्शन। चौथा आपका आएगा इक्विलिब्रेशन। ये आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मैच्योरेशन, सबसे पहले इंसान जो होता है वो परिपक्व होता है, वो एक्सपीरियंस करता है, अपनी दुनिया में एक्टिविटी सीखता है, फिर वो सोशल इंटरेक्शन करता है, तो उसके बाद वो सामने बिठा लेता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना, कि कैसे वो सामने बिठाता है, कैसे सब कुछ होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, पहले आपका जो मैंने लिया था वो आपका लिया है स्कीमा। सबसे पहले जो वो स्कीमा का मतलब हो गया कि बच्चे की मानसिक संरचना कुछ हैगी, उसे कुछ पता है पहले से ही। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रेशन का साइन, मीन्स साम्य। दूसरा आपका आएगा एसिमुलेशन, मीन्स आपका आएगा आत्मसात करना, या फिर इसको सम्मिलित भी कहते हैं। और एंड में आपका आएगा अकोमोडेशन। समायोजन करना। तो चलिए हम समझते हैं इसको बाय एग्जाम्पल, ये समझ में आएगा, ऐसे तो ये समझना मुश्किल हो जाता है।
तो ये देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो अपनी मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है, जिसको मानसिक पॉकेट्स भी कहते हैं, मतलब आपके मेंटल पॉकेट्स भी कहते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। 14 से 15 साल में बच्चे का सबसे हाई होता है ये आपको मैंने भी आपको इतना ही बताया है। तो इसके अंदर जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपका, कि बच्चे ने एक डॉग देखा। स्कीमा मतलब उसने बचपन में डॉग देख रखा है कि डॉग कैसा होता है, उसे सब पता है कि डॉग वगैरह सब कैसा होगा। तो ठीक है, उसने डॉग को देखा कि उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया कि 2 कान जिसके होंगे, जिसकी 4 टांगे होगी, जो भाव भाव करेगा और जो सड़क पे घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वो डॉग होता है। तो उसने देखा कि डॉग जो उसने देखा वो काले कलर का देखा, और उसने देखा कि भाई 4 टांगे हैं, आँखें हैं, कान है, नाक है, भाव भाव कर रहा है, तो ये जो है वो डॉग है। तो उसने ना ये सामने बिठा लिया अपने दिमाग में। तो ठीक है जी, फिर उसने क्या देखा, तो स्कीम को फिर उसने अपने मम्मी के साथ वो जा रहा है कहीं मार्केट में, तो उसने एक बिल्ली देखी। पहले उसने डॉग देखा तो उसकी मॉम ने बता दिया कि क्या ये डॉग है। फिर जब दोबारा उसने देखा कि ब्लैक कलर का एक जानवर है, वो 4 टांगों पे चल रहा है, तो उसने कहा मम्मी डॉग डॉग डॉग, पर वो क्या थी, कैट। तो उसकी मॉम ने कहा नहीं बेटा, ये डॉग नहीं, ये कैट है। तो वो अपने दिमाग में ना वो स्कीम में फिट नहीं कर पा रहा था कि 4 टांगे जिसकी थी, जो काला था, जो जिसके 2 कान थे और सड़क पे जा रहा था, पूंछ थी, वो तो डॉग था, तो ये कैट कैसे है। तो जब उसने देखा कि कैट देखी, तो उसकी मम्मी ने बताया नहीं ये कैट है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, वो भाव भाव करता है। तो फिर उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा सेट करा कि वो डॉग था, ये कैट है। तो फिर वो अपने जब उसमें उसने देखा, उसने सामने करा, तो इसको हम कहते हैं कि संशोधन करता है फिर अपने स्कीमा के अंदर, और संशोधन करके फिर वो आपका सीखता है। इस प्रकार से ये जर्नी चलती है आपकी। तो एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि तो एसिमुलेशन के अंदर क्या होता है, वो आप सब में क्या करता है, जब वो स्कीमा फिट नहीं कर पा रहा होता है, उसको नई स्कीमा मिलते हैं या नई एडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी, तो वो अपना ऐड करता है इसके अंदर। तो पहले तो उसका बैलेंस में था कि डॉग देखा उसने, तो जैसे उसकी नई सिचुएशन आई वो डिसबैलेंस हो गया, डिसइक्विलेशन हो गया आपका असम में। तो फिर वो नई इन्फॉर्मेशन अपनी उसके अंदर ऐड करेगा, और जैसे ही वो ऐड हो जाएंगी, तो जब उसका एडजस्ट मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब उसने चीज़ें ऐड कर ली अपनी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिर अकोमोडेशन। तो इन सब को हम कहेंगे इलाबोरेशन, मतलब विस्तार। तो आपको दोबारा समझा देती हूँ मैं एक बार। एक स्कीम और उसके बाद दिमाग में पहले से फिट था, जो उसको बताया गया था कि ये डॉग होता है, तो उसने कहा ठीक है, तो उसने वो हिसाब किताब उसका बन गया। और एसिमुलेशन में क्या होता है कि हम ऐड इन्फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि वो उसने कैट देखी, तो वो एक सामने नहीं बिठा पा रहा था, उसे नई सिचुएशन मिल गई थी, तो उसने फिर जब कैट का अपना सारा कुछ उसने अपने दिमाग में फीड करा, अपने स्कीमा को उसने वेरीफाई करा और एडजस्ट करा, तो फिर उसने जो एडजस्ट मॉडिफिकेशन होता है वो आपका अकोमोडेशन कहलाएगा। तो इन सबको जो हम कहते हैं ना, वो एलोब्रेशन एंड विस्तार कहते हैं। तो पहली तो आपकी क्या था, पहली तो आपकी जो ये है, ये फर्स्ट स्टेज मैंने आपको समझा दी है आपकी जीन पियाजे की, जिसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाया है। इसके अंदर आपका एसिमुलेशन, स्कीमा एंड अकोमोडेशन 3 वर्ड यूज़ कर होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि इक्विलिब्रेशन क्या है, सामने कब बैठेगा, डिसबैलेंस कब होता है, इक्विलिब्रेशन क्या है, असाम्य क्या है, आत्मसात किसे कहेंगे, समायोजन किसे कहेंगे। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट मॉडिफाई। ये आपका ये मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस आपको मैंने करा दिया है। तो अब हम करेंगे कॉग्निटिव स्टेजेस। कॉग्निटिव स्टेजेस में आपका क्या क्या आएगा मैं आपको भी बताती हूँ। चलिए, कॉग्निटिव स्टेजेस जो होती है ना, वो 4 होती हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर कॉग्निटिव स्टेजेस से चले जाते हैं। पर आपको डायरेक्टली से समझाने से पहले मैं आपको बेस बनाना चाहती थी। तो आप सबसे पहले इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्री ऑपरेशनल सेट 2 से 7 वर्ष वालों के हिसाब से क्या। अब अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे या मेरे साइट्स पे गिरे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो ये टेबल है, ये आपकी बहुत बार रिपीटेड में पूछी जाती है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं, कंपलसरी है आपकी जीन पियाजे के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आना। तो पहले तो ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर पिछले साल आजकल जो है वो बहुत सेट बन रहे हैं सीटेट्स के अंदर। जब बहुत सेट बन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास सेट है वो आपके यहीं से आपका क्वेश्चन आए। आपके
आगे पीछे से भी जीन पियाजे के ऊपर या ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर कहीं से भी आपका क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, पर 70% चांस होते हैं कि आपके कॉग्निटिव स्टेज से आपका क्वेश्चन आए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। कॉग्निटिव स्टेजेस, ये आपके जीन पियाजे की कॉग्निटिव स्टेजेस है। तो सबसे पहले ये 4 पार्ट में बटी होती हैं। आपको इसको याद करने के लिए एक तरीका होता है आपका, जिसे कहते हैं SPCF, सम पीपल कांट फोर्स लर्न, सम पीपल कांट फोकस फॉर लर्न। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज आपकी बनेगी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ आपकी फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज, जिसको SMS, POS और COS और FOS के नाम से भी जाना जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। और फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज जो होती है आपकी 11 से ऊपर के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपके इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको, चलिए तो इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात हो इसके अंदर आपकी, कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी आपको समझ में आता है कि नहीं आता। तो इसके अंदर सबसे पहले जो होती है ना बच्चों के अंदर, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी की मैं बात करूँगी इसके अंदर सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो होती है वो आपके 0 से 2 साल के बच्चों में होती है और 2 से 7 वर्ष के बच्चों में नहीं होती और 7 से 11 वर्ष के बच्चों में भी नहीं होती और 11 से प्लस। ऑब्जेक्टिव परमानेंसी का मतलब होता है कि अगर आपके दिमाग के सामने, आंखों के सामने से वस्तु गई तो दिमाग से भी चली गई। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको हम कोई खिलौना दिखाएं और वो रो रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो पहले वो खिलौना ना लेके या खाना खा ले या कुछ और कर लें, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनके आंखों के सामने से वो वस्तु दूर करेंगे ना, तो वो थोड़ी देर के बाद उनके दिमाग से वो वस्तु निकल जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते रो रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ को पीछे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, या दुबका दीजिए या फिर वो चीज़ हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो बच्चा थोड़ी देर बाद उस चीज़ को भूल जाएगा, अगर वो 0 से 2 साल के बीच में। पर अगर वो 2 से 7 साल के बीच में और 7 से 11 साल के बीच में या 11 प्लस है, तो अगर आप उसके दुबका भी दोगे तो बच्चों को पता चलता है कि हाँ भी ये चीज़ दुबका दी, वो रोना शुरू कर देगा, मुझे दो मुझे दो। तो 0 से 2 साल के ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है आंखों के सामने से अगर कोई वस्तु गायब करेंगे आप, तो उसको दिमाग से भी उसकी गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद वो। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है और बाकियों में आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती। और सेकंड आपका, चलिए सेकंड आपका जो आएगा वो आएगा इसमें ईगोसेंट्रिज्म। इसमें होता है ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है समझ अपने हिसाब से। इसके अंदर नहीं होती आपकी फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में होती है। वो जो बच्चा होता है वो अपने समझ उसकी जो होती है वो अपने हिसाब से बनाता है वो। इसमें आपका ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा और इसमें आपका स्पेशल ईगोसेंट्रिज्म होता है। इसमें जो समझ बनती है ना आपके 7 से 11 में, वो दूसरों के हिसाब से समझ बनती है आपकी। ये जो आपकी होती है ये आपकी ओरल स्टेज होती है। इसमें आई एंड हैंड कांटेक्ट होता है आपका, सब चीज़ों का यूज़ करता है, हर सभी सेंसेस का यूज़ करेगा वो अपने। इमिटेशन करना बच्चा इसी स्टेज में सीखता है आपका। इसको आप मौखिक अवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चा बोलना शुरू कर देता है कुछ भी, ये आपकी मौखिक अवस्था भी होती है आपकी। मोटर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो सब इसी के अंदर करेगा बच्चा आपका। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इसके अंदर। तो और आपकी ये वाली जो स्टेज होती है ये आपकी, ये तो आपकी होगी ओरल स्टेज। ये आपकी इसके अंदर ओरल स्टेज नहीं होती है, आपकी ओरल तो होती है पर बच्चा दूसरे काम भी करता है। ये आपकी एनिज्म होती है। इसके अंदर जो होगा वो बच्चा मेमोरी बेस्ड पे काम करेगा। उसके अंदर मेमोरी के अंदर जो भी होगा ना वो बच्चा मेमोरी बेस्ड पे अपना
काम करेगा, नॉलेज बेस्ड पे जिसे कहेंगे हम। नॉलेज बेस्ड पे होगा ये सारा काम आपका। इसके अंदर जो बच्चा होता है ना वो आपका जीववाद, निर्जीव चीजों को सजीव समझना जो होता है आपका एनिज्म। इसके अंदर बच्चा एनिज्म होता है। इसके अंदर बच्चा जो होता है वो निर्जीव, एनिज्म का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। अगर जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अगर उनकी गुड़िया को भी चोट लग जाए तो रोना शुरू कर देंगे, मेरी गुड़िया को चोट लग जाए, या अपनी गुड़िया को लेकर घूमते रहेंगे, मैं जो अपनी गुड़िया को खाना खिलाना है मैं बाद में खाऊंगी, मैं इसे नहलाऊंगी, मैं इसे धुलाऊंगी, मैं इसे खिलाऊंगी। वो समझते हैं कि इसके अंदर भी जान है, इसको चोट लग जाएगी, इसको भूख लग रही होगी, इसको खाना चाहिए। वो सब आपका आपने देखा होगा। उसके अंदर सिंबॉलिकल थॉट होते हैं इसके अंदर बच्चे के। ठीक है जी। और इसके अंदर जो होगा ना आपका ये लॉजिकल माइंड होता है आपका, कॉन्क्रीट स्टेज होती है आपकी, इसमें लॉजिकल माइंड होता है आपका। जैसे 52 + 57 को दिखाना पड़ेगा बच्चे को, प्लस करके आप उसको दिखाएं तो वो समझेगा। और ये जो होता है आपका ये थर्ड फोर्थ जो होता है आपका फॉर्मेटिव माइंड आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल माइंड होता है इसके अंदर। यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वो समझ जाएगा। अगर आप उसको बताएंगे ना 52 + 57 कर लो तो वो आपको समझ जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बच्चा जो होता है वो डिसेंडिंग वगैरह ऑर्डर सीख लेता है, इसके अंदर नहीं सीखेगा वो। चलिए मैं अगले उस पर बताती हूँ आपको। इसके अंदर जो बच्चा होगा वो कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है। कोऑर्डिनेशन करना सीख जाएगा बच्चा इसके अंदर। जैसे अगर हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ है और हमें मिक्स मैचिंग करनी है यहाँ वालों से, तो वो बच्चा यहाँ पे सीख जाता है इस वाली स्टेज के अंदर। और इसको जो हमारी जो कॉन्क्रीट स्टेज होती है इसको हम CCSV कहते हैं, जिसके अंदर इस बच्चा जो होता है वो क्लासिफिकेशन सीख जाता है, कंजर्वेशन संरक्षण करना सीख जाता है, और सीरीजेशन सीख जाता है, मतलब सीरीज में कोई लगाना सीख जाएगा। जैसे कि ये वाली स्टेज जो होती है वो आपकी इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो बच्चा आपका इरिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, इसके अंदर रिवर्स कर लेगा। जैसे 2 + 7 7 है तो उसको ये भी पता है कि ये भी आपका यही है, वो रिवर्स करना सीख जाएगा। यहाँ पे वो आपको रिवर्स करना नहीं सीखेगा। और कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे कि अगर इसके अंदर ये लंबा है, इसके अंदर पानी है और ये पानी बराबर है दोनों में, पर बच्चा आपका वो लेगा जो आपका लंबा होगा, क्योंकि उसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि वो चीज़ को दिमाग में पलटा सके। पर यहाँ पर वो उसको समझ में आ जाएगा, अगर 1 लीटर बोला है तो बर्तन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ वो 1 लीटर ही है। तो बच्चा आपका यहाँ सीख जाएगा, वो चीज़ें वहाँ नहीं सीखेगा। और इस वाली स्टेज के अंदर वो, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँगा, एग्जाम्पल देखें। इसके अंदर जो बच्चा होता है ना आपका, जो ये वाली स्टेज होती है, इसके अंदर जैसे कि मैंने उसको डिसेंड बताया है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए मेरे हिसाब से। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए दोबारा बताती हूँ मैं आपको एक चीज़। जैसे कि अगर बच्चे को मैंने यहाँ पे दिखाया है आपका कि ये है, फिर उसको बताया मैंने 0, ये 4 भाग में काटी एक रोटी, फिर मैंने उसके 3 भाग मैंने उसके ले लिए, तो आपको कितना बचा 3/4। तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि 3/4 क्या है, ये उसके दिमाग से पड़े है ये चीज़। पर यहाँ पे अगर मेरे को वो चीज़ बतानी है ना, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इतना बताऊँगी, ये एक चीज़ है जिसको हमने 4 भाग करे, 3 मैंने ले लिए, तो ये बन गया आपका 3/4। तो यहाँ उस बच्चे को समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पर भी हमें इतना फिगर उसको बता के बताना पड़ेगा कि 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं, तो ये उसको तब समझ में आ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3/4 उसको सिर्फ बोल के ही बताऊँगी ना कि इमेजिनरी तो उसको तभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इस वाले स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो इमेजिनरी FOSS
चौथी स्टेज आपकी इमेजिनरी ऑडिशन समझता है, उसको सब लगता है सब उसे ही देखने, अगर बाहर भी जाएगा तो तैयार बन के जाएगा। 11+ के बच्चा अगर हम नोट करोगे, अगर उसको बाहर माँ बाप उसके ब्रेड लेने के लिए भेजे तो वो ऐसा तैयार बन जाएगा जैसे किसी पार्टी में जा रहा है कि अच्छा मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ, सारी दुनिया मुझे ही देख रही है। उनको लगता है दंती कहानियों में रहते हैं, पर्सनल उनका चलता है, अपने आप को अनोखा मानते हैं वो उस स्टेज के अंदर। वैज्ञानिक चिंतन परिकल्पना सब इस स्टेज के अंदर आपकी हो जाती है। इसके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका माइंड, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट माइंड होगा आपके अंदर, इसका लॉजिकल जो माइंड होगा आपका। तो इतना ही होता है इसके अंदर। ये मैंने आपको टेबल के थ्रू आपको सब कुछ समझा दिया है आपको। तो अगर मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी अगर यहीं समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आपकी जो होती है वो आपकी चलती है, समझ लीजिए आप यहीं पर, ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी और जीन पियाजे 2 आते हैं, ये आपके साइकोलॉजिस्ट, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपका ख़त्म, जीन पियाजे आपका ख़त्म हो गया। सेकंड में आपका लूँगी ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो बी आपकी मैं ले रही हूँ आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है ना वो आपके 6 स्टेजेस में चलती है, जैसे कि मैं भी नॉलेज, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी आप, क्योंकि हम इतनी जगह नहीं बन पाती तो आप अपना सारा उसमें लिखेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग, इसका डिटेल जो है ना वो मेरी उस पर पड़ा हुआ है। आप अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी देखेंगे तो मेरे आपको इसमें हैंड नोट्स रिटर्न मिल जाएंगे, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। मेरी साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड सिंथेसिस। ये एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड सिंथेसिस। नॉलेज को हम कहेंगे यहाँ पे ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध करना किसी भी चीज़ को, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, इवैल्यूएट मतलब आपका मूल्यांकन करना, और सिंथेसिस क्रिएटिंग भी कहते हैं जिसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका संश्लेषण करना। ये आपकी जो स्टेज होती है ना, ये आपकी जाती है बढ़ती हुई मानसिकता जटिलता का क्रम है ये आपका। जब हमें नोट्स बनाते चलिए डिटेल में, मानसिक जटिलता का क्रम है ये बढ़ती हुई मानसिकता में। सबसे पहले आपका आता है नॉलेज, रटने से व्यवहार में परिवर्तन। इसके अंदर जो बच्चा होता है ना वो आपकी चीज़ों को रट रहा होता है, रटना होता है इस चीज़ के अंदर, जैसे टेबल रटना, स्मृति, मात्र रटना। अगर आपकी फर्स्ट स्टेज आपकी इसकी पूछी जाए तो इसके अंदर आपका सिर्फ आएगा मात्र रटना। बच्चा जो होता है ना वो सिर्फ उसको सिर्फ रटने से मतलब है और उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर जो आपकी स्टेज आती है वो सिर्फ मात्र आपकी रटने की स्टेज आती है। तो दूसरी आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है ये आपकी जो होती है ना स्टेज, ये आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, मतलब अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना। ठीक है जी। तो इसमें चीज़ को जो मैं आपको समझा रही हूँ आप समझिए। पहली स्टेज आपकी होती है नॉलेज, मतलब आपका रटना, सिर्फ उसके अंदर बच्चा जो होता है ना वो आपका रट रहा होता है, सिर्फ ज्ञान ले रहा होता है, जो आपको उसको जो सिखाओगे वो सीख लेगा। अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपका आता है अमूर्त, मतलब चीज़ों को समझ लेना, जैसे कि वो मल्टीप्लाई करना सीख लेगा, आपकी दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख लेगा, जमा घटा सीख लेगा आपकी। ये आपका जो होता है ये आपका बोध के अंदर वो सीख लेता है सारा। फिर वो आता है उस चीज़ को एप्लीकेट करना, जितना उसने उसको सीख लिया अब उसको वो चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे करेगा वो अपना सारा। तो उसमें सारा कुछ प्रैक्टिकल करना, जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो यहाँ करना शुरू कर देगा वो। अपनी डेफिनेशन सीख जाना, वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं वो करना। एनालिसिस में आएगा आपका विश्लेषण, जब चीज़ें प्रयोग कर चुके होते हैं किसी भी बड़ी घटना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करना, विशेषता को छोटे छोटे खंड में तोड़ना। जैसे कि अगर आपने सबसे पहले चीज़ें रट ली हैं, फिर उसके बाद आपने जैसे 2 का टेबल रट लिया, 3 का टेबल रट लिया, फिर आपने उसके जमा घटा सीख लिया, उस चीज़ों को अप्लाई करना। थर्ड में आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। फिर आप फोर्थ में आपका एनालाइज करना शुरू कर दोगे, मतलब आपको कोई बड़ी चीज़ सिखाई, अगर आपको कहा जाए इसको टुकड़ों में बांट दो, तो आपका इतना माइंड डेवलप हो चुका होता है कि आप उसको एनालाइज करना शुरू कर दो। तो किसी भी चीज़ को प्रयोग कर चुके हैं, जैसे आप जितनी भी आप चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी घटना को छोटे घटना में तोड़ना, छोटों को बड़े में करना, विशेषता को छोटे छोटे खंड में तोड़ना।
तो इवेल्युएट करना आपका, जस्टिफाई करना है, नंबर देकर जस्टिफाई कर देते हैं आप, इवेल्युएट मूल्यांकन हो जाता है आपका यहाँ पर। और सिनेथेसिस का मतलब होता है क्रिएटिंग यूनिकनेस प्लस क्रिएटिविटी, मतलब थीसिस लिखना, जैसे आप थीसिस लिखने के लिए काबिल हो जाएं। अगर मैं आपसे कहूँ थीसिस लिखें, तो थीसिस लिखने का मतलब होता है कि आप में यूनिकनेस है, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज में और अपने थॉट्स लिखनी पड़ती है, और क्रिएटिविटी के साथ लिखनी होती है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता थीसिस में। तो थीसिस लिखना आपका आएगा सिंथेसिस में, ज्ञान को निर्मित करना, ज्ञान को नए रूप में प्रस्तुत करने लग जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री को पावर पॉइंट में द्वारा पढ़ना। अगर मैं आपको कहूँ तो आपका ये सिंपली आपका ये आता है सब कुछ इसके अंदर। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एक मिनट सर, ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है सब कुछ। आपके इस वीडियो के अंदर ना आपका कॉग्निटिव डोमेन खत्म हो गया है, एक तरीके से आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी और जीन पियाजे मैंने इसके अंदर समाप्त करी है। क्लास फर्स्ट है ये आपकी। तो सबसे पहले हम एक लिंक बनाते हुए चलेंगे, उसके बाद मैं आपका अफेक्टिव डोमेन जो होता है आपका वो भी खत्म कर दूंगी, साइकोमोटर भी आपकी फिनिश हो जाएगी। ये सब आपके सीचर के पेपर में पूछे जाते हैं, और आपका कोई टीचिंग एग्जाम भी हो उसमें भी पूछे जाते हैं। आपका एक तरीके से बेस है आपका पेडागोजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से आपका एक तरीके से रिवीजन करते हैं। गोल आपका एम और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और विशिष्ट और प्राप्य उद्देश्य। और आप इंग्लिश में इनके नाम याद रखिए, क्योंकि हिंदी में इनके नाम कुछ भी पूछे जाते हैं, ये आपके बड़े होते हैं या आपके छोटे होते हैं। टीचर्स इन सबको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो 3 तरीके से करेगा। कॉग्निटिव मतलब नो, जानना, फील। एंड अभी हमने जो चीज़ें वो जानी है सब कुछ। कॉग्निटिव में आपका दिमाग से ये रिलेटेड होती है, दिमाग से इंटेलेक्चुअलिटी आपकी होती है। तो फिर अफेक्टिव डोमेन आता है साइकोमोटर में, आपके भी नेक्स्ट क्लास में आपका अफेक्टिव एंड साइकोमोटर फिनिश कर दूंगी आपकी क्लास 2 में। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, मैं आपको सीरीज़ के थ्रू समझा रही हूँ कि आपके दिमाग में ना पैटर्न तैयार हो जाए। कॉग्निटिव डोमेन क्या होगा, आपको जीन पियाजे आएंगे, इसके अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी आएगी। ज़्यादातर आपका जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या आते हैं, 2 प्रोसेस आते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड कॉग्निटिव स्टेज। इसके अंदर कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर स्कीमा होता है, एसिमुलेशन होता है और अकोमोडेशन होता है। तो मैंने आपको समझा दिया है अभी कि स्कीमा क्या होता है, आपकी मानसिक संरचनाएं होती हैं, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मेंटल पॉकेट होता है। पियाजे का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो होता है ना वो अपने कुछ मानसिक संरचनाओं के साथ ही पैदा होता है। 14 से 15 वर्ष में उसकी मानसिक संरचना हाई होती हैं। और आपका साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक्टिव कंस्ट्रक्टर थे, बिल्डर थे, नन्हे वैज्ञानिक, एक्सप्लोर, रचनावादी। नन्हे वैज्ञानिक के बारे में पूछा जाए तो आपको इसके जीन पियाजे के बारे में आपको बताना है। स्कीमा के जो है इसमें 4 स्टेजेस होते हैं आपके, MESC के नाम से हम सब जानते हैं याद करने के लिए। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्लिब्रेशन। इसके बाद मैंने आपको समझाया है कि जैसे स्कीमा बच्चों के दिमाग में पहले से बना होता है कि डॉग को बता दिया गया है उसको डॉग क्या है, पर जैसे वो कैट को देखता है उसको कैट को भी डॉग कहता है, पर वो आत्मसात नहीं कर पाता। फिर उसको एडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भैया ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है, इसका साइज़ छोटा है, ये सिर्फ ब्लैक या वाइट कलर में होंगी, ब्राउन में होंगी, ये कुत्ते होते हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं, सब कुछ मतलब उनकी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोल देती हूँ कि पहले बच्चे जैसे आसमान में पतंग उड़ रही होती है ना, तो बच्चे उसको चिड़िया ही समझते हैं, उनको लगता है चिड़िया ये है। फिर बाद में उनको पता चलता है अच्छा इसके अंदर डोरी भी होती है इस चिड़िया के अंदर, तो ये तो आसमान में उड़ती है, इसको नीचे भी खींच के ले आते हैं। फिर जैसे वो चीज़ें आत्मसात कर लेता है कि यार इसके पंख नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, ये पतंग है, तो चीज़ें ऐड की जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे को अगर एक चीज़ सिखा दी जाती है ना वो उसी नज़रिए से सबको देखता है। तो इसके अंदर मैंने आपको एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा क्या होता है सब समझाया है। बाद में हम उसके सेकंड स्टेज पे गए, कॉग्निटिव की, जीन पियाजे की है ये भी। सेंसरी मोटर स्टेज होती है फर्स्ट, 0 से 2 साल की। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है POS, 2 से 7 वर्ष की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है COS, 7 से 11 साल की। फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज होती है 11+ की। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप मेरे क्वेश्चन सीरीज़ भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस आपके दोबारा से इसके साथ साथ क्लास के साथ लेती हुई चलूँ आपके रिवीजन के थ्रू, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है, वस्तु आंखों के सामने से अगर आप गायब कर देंगे तो दिमाग से भी गायब हो जाएगी। बच्चों का दिमाग इतना ही काम करता है 0 से 2 साल के बच्चों का, और 2 से 7 साल में, और 7 से 11 और 11+ में ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती। ईगोसेंट्रिज्म भी मैंने आपको बताया इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें स्पेशल ईगोसेंट्रिज्म होता है। ये ओरल स्टेज होती है, इसमें हाई हैंड हर चीज़ का प्रयोग करता है, इसमें अकल करना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। ये मेमोरी बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड होती है। एनिज्म होता है, जीववाद होता है। इसके अंदर सिम्बॉलिक, ये मैंने आपको सब कुछ समझाया है। इसके अंदर आपको ये आप सब कुछ करके भी दिखा दोगे ना कि ये रोटी है, उसको 3 हिस्से तोड़ दिए, 3/4 हो गया, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 2 से 7 साल के बच्चों को से कोई मतलब नहीं है क्या 3/4 है, उसको सिर्फ रोटी समझ में आएगी, भैया रोटी 4 टुकड़े कर दिए। पर आप 7 से 11 साल के बच्चे को समझाओगे 3 से 4 ये हो गया, तो उसको ये समझ में आ जाएगा। और 11+ के बच्चों को तो आपको सिर्फ बोल के बताना, आपको ये फिगर्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है 3 से 4, तो उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये आपका होता है ऑर्डिनेशन।
इस चीज़ को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन भी। और इरिवर्सिबिलिटी आपकी होती है इस वाली स्टेज में, और इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उस बच्चे के अंदर। ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको समझाई। उसके सेकंड पार्ट में आपके कॉग्निटिव में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड सिंथेसिस, ये आपकी 6 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। कुछ बुकों के अंदर ये जो है ये रिवर्स में होते हैं, पर आपका सही जो है वो यही है। इसके अंदर सिर्फ रटता है या मूड से मूड की तरफ जाता है, इसमें एनालाइज करना सीखता है, इसमें मूल्यांकन हो जाता है, इसमें वो थीसिस लिखने पड़ने लगता है। या मैंने आपको एक तरीके से ना डिटेल में आपको एक तरीके से नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं। अगर आप ये लिख लेंगे नोट्स के तरीके के, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग में ना आपके बैलेंस हो जाएगा, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, किस तरीके से चीज़ें करनी है और किस तरीके से चीज़ें समझनी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इन कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको पहले कौन सा टॉपिक करना है। इसके बाद में आपको जो कराऊंगी सेकंड क्लास के अंदर वो अफेक्टिव डोमेन कराऊंगी मैं आपको, और साइकोमोटर डोमेन कराऊंगी। तो जिससे ये होगा ना कि आपका ये जितने भी कॉग्निटिव आपका ये पैटर्न होता है ये आपका फिनिश हो जाएगा। और मैंने थॉर्नडाइक वगैरह और आपके अदर साइकोलॉजिस्ट की वीडियोस भी डाली हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस पे भी जा सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।